हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं जो सीटेट के जो प्राइमरी लेवल के पेपर्स हैं, यानी कि 2011 से 2021 तक जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में हम सीडीपी सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है 2012 का जो पेपर है उसकी सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे, और ये जो है प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। किसके? ऑप्शंस दिए हैं: वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, और वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। प्रश्न पत्र के किस बारे में चिंतित है? तो जो शिक्षक होता है मुख्य रूप से क्या करता है, प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, क्योंकि रेमाउंट के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो एक शिक्षक क्या करता है, किसके बारे में? कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। तो रेमाउंट ने क्या कहा है कि रेमाउंट के अनुसार है कि अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा पहले प्रश्न का। फिर दूसरा प्रश्न है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन दिए हैं, क्या विश्वास है? कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है, या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो दिया है कि जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या करना चाहिए कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है पूरा सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखते हैं। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। दूसरा दिया है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए, या विद्यालय यानी कि बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये आधारित है? विद्यालय आधारित आकलन किस सिद्धांत पर? तो जो विद्यालय आधारित आकलन है वो मुख्य रूप से बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक जो है अपने क्या करता है, शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानने के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि आकलन एक क्रमिक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णयों का निर्माण करता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके। तो क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे विद्यार्थी का क्या करें कि वो प्रत्येक विद्यार्थी अच्छे से सीख सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण
भूमिका यानी कि वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो किस कारक पर महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं? तो किस भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की? तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की, किस कारक की? सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। उनके अनुसार क्या है कि कर सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि उनके अनुसार करके सीखना जो है या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। तो किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक कारक की। इसका अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? तो वह किससे प्रभावित है? तो शिक्षिका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। किससे? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि शिक्षिका कक्षा कक्ष में विविध बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो ये गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता। या फिर दूसरा दिया है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या सीखने की तत्परता। तो शिक्षिका क्या करती है कि शिक्षिका द्वारा समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। ये उपागम किस पर है? तो सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? दो ऑप्शन देखते हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं कि विषय वस्तु में प्रवीणता, या बैठने की उचित व्यवस्था, या शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो जो शिक्षक होता है यानी शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? विषय वस्तु में प्रवीणता। कौन सा होता है? विषय वस्तु में प्रवीणता। क्यों? क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान न हो। तो इसमें जो है विषय वस्तु की प्रवीणता, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है कि एक राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता है जिनमें विद्यार्थियों को तैयार करता है विद्यालय, और उसमें वो विद्यालय क्या करता है कि लड़कियों को वरीयता देता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, या प्रगतिशील चिंतन। तो ये किस चीज़ को जो है दर्शाता है? तो राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय किसी विद्यालय द्वारा लड़कियों को वरीयता देना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है। अतः इसी आधार पर लड़कों तथा लड़कियों को प्रतियोगिता में समान वरीयता मिलनी चाहिए। देखो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है, अतः इस आधार पर क्या होना चाहिए कि लड़कों तथा लड़कियों को प्रतियोगिता में समान वरीयता मिलनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है कौन सी? विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना।
तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी कौन सी है? तो वो होती है अवलोकन, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। जो बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 11 कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, ये भी सही नहीं होगा। या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा, व्यवस्था फेल हुई है। यानी कि जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, सीडीपी में दिया है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई है, यानी कि विद्यालय फेल हुआ है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। क्यों? क्योंकि विद्यालय बच्चों के मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करने के साथ साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का दिशा निर्धारण भी करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि व्यवस्था फेल हुई, यानी कि विद्यालय फेल हुआ है। क्योंकि विद्यालय उसका क्या करता है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ साथ उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का भी दिशा निर्धारण करता है, इसलिए व्यवस्था फेल हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कौन सा? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका जो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा कि शिक्षण से अधिगम, क्या दिया है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या? कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि 2 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर क्या होना है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। जो हमारी शिक्षण होती है वो 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। जो 4 चरण कौन कौन से हैं? योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन, यानी कि 4 चरण हमारे शिक्षण प्रक्रिया के होते हैं। पहला होता है योजना, फिर निर्देशन, फिर मापन तथा उसके बाद होता है मूल्यांकन। तो 4 चरणों से होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 नंबर है कि समावेशी शिक्षा। तो आप लोग इस पोर्शन पे मत ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन पे। तो आप यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। या फिर समावेशी शिक्षा क्या है? कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? कि जो समावेशी शिक्षा है वो क्या होती? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करना है। तो समावेशी शिक्षा जो है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो जो प्रश्न जो है सत्य या असत्य के रूप में पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं। यानी कि दिए गए विकल्पों में सत्य या असत्य वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो किसी परीक्षक के व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं तथा ये प्रायः संक्षिप्त उत्तर के रूप में प्रायः पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें जो शिक्षक होता है, जो निरीक्षण करता होता है, परीक्षक होता है, इसमें उसका कोई पूर्वाग्रह काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत संक्षिप्त और सटीक उत्तर होते हैं। इसमें वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सी विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि यह शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए
है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। यानी कि ये शिक्षा क्या बताती है कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। और यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। कैसा? तो ऐसा वातावरण जिसमें बालक को या शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता या विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था के साथ संबंधित है। किससे? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कौन से नैतिक विकास की? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, या फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। किसमें? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ऐसा करके वो उनमें क्या कर सकता है? नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। क्या ये सही है? या फिर अगला ऑप्शन दिया है कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, या पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, या बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या सहकारी योजना विकसित करने के बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को बच्चे की योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? तो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, या वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर, या सीखने की अनुपस्थिति की ओर। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है 21 कि निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कौन सा है? प्राकल्पना का निर्माण करना, या प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो कौन सा हो जाएगा कि समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, क्योंकि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। तो समस्या के प्रति जागरूक करना 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? केवल आनुवंशिकता का,
पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है तथा इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता क्या करती है कि हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण प्रदान करता है। तो ये मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। तो ये उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यह शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो 1 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो अनुभविक, यानी कि अनुभविक जो है सीखने का क्षेत्र है, क्योंकि अनुभव के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है। अनुभव के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है, इसलिए 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि कौन सी बात का? कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो क्या होगा कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो वह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्या होगा? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से, यानी कि उसमें ज़्यादा मैकेनिकल बना जा रहा है, इसलिए उसको व्यवहारिक थोड़ा व्यवहार सिखाने की ज़रूरत है, इसलिए बच्चा उबने लगता है। यानी कि जब कार्य यांत्रिक रूप से बार बार होगा तो वो क्या होगा? बच्चा बार बार उबने लगेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 26 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? कि सामाजिकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी कि अनुकूलन और समायोजन। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, या फिर सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या विकास हमेशा रेखीय होता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा होगा? कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती और यह मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत है। तो क्या होगा इसका? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 की सभी की विकास दर क्या होती है? समान नहीं होती है, इसलिए यह मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किन क्षेत्रों में? कौन कौन से क्षेत्र जानते हैं कि मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, पहला दिया है। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है इनमें से? तो जो दिया है ये दिया है कि 4 नंबर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक, ये क्या है? इन क्षेत्रों में मानव विकास को
विभाजित किया जाता है। ये इसका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 दिया है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है। किस पर आधारित है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। दिया है कि एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है और विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं और यह उपागम आधारित है। तो यह उपागम किस पर आधारित है? देखते हैं। ज्ञान के निर्माण पर, या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, या पुनर्बलन के सिद्धांत पर, या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। तो यह क्या होता है कि जो 29 नंबर है कि यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। क्यों? क्योंकि शिक्षिका दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण को विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान से जोड़ रही है तथा उनके अनुभवों के आधार पर पोषण की संकल्पनाओं को सिखा रही है। तो ये इसलिए जो है ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित है ये उपागम। ये इसका उत्तर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, और बच्चे के रोने का कारण क्या है? बच्चे के कारण क्या होता है रोने का? बच्चे का क्या कारण है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? वियोग दुश्चिंता के कारण, सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, या अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। किस लिए? कि बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है, क्योंकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है। तो किससे? तो संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि बच्चे का लगाव सबसे अधिक अपनी माँ से होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हमने 2012 का जो है 2012 का ये सीटेट का प्राइमरी लेवल का पेपर था। इसकी हमने CDP देखी, यानी कि CDP हमने कवर की है। और उसके बाद जो है हम 2013 का इसके बाद देखेंगे, यानी कि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको 2021 तक सारे हम सॉल्व करवाएंगे। पहले CDP फिर EVS, जैसे जैसे आप लोग रिस्पांस आपका आता है वैसे हम सॉल्व करवाते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।